आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे आज के मेहमान एक बहुत ही सुरीली शख्सियत हैं। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ और इनके और मेरे दरमियान कनेक्शन की वजह सलमा है। आप सोच रहे होंगे ये सलमा कौन है? चलें आज मैं आपको मिलाता हूँ कि मेरे और इनके दरमियान सलमा कैसे हमारी शख्सियत में एक कॉमन फैक्टर है। आज मैं आपको लंदन लेके जाऊँगा, जहाँ पे मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक बहुत खूबसूरत इंसान से, जिन्हें मैं दीदार सिंह परदेसी के नाम से जानता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे और इनके दरमियान जो रिश्ता है, उसमें सलमा कॉमन है। वो सलमा कौन है? इसके बारे में हम इनसे जानेंगे। दीदार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हाँ जी, अनवार जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा कि मैं कह रहा हूँ कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या बात है! और देखते हैं कि आप क्या मुझे पुरानी यादें मुझे आज याद कराएंगे मेरी। दीदार जी, हम उन तमाम लोगों के बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें कुछ दिया है और जी आपने भी अपनी आवाज़ के रास्ते हमें बहुत कुछ दिया। मेरी और आपकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब हम फ़िज़िकली एक-दूसरे को नहीं मिले थे। जी 1997 की बात है, मैं कश्मीर के पहाड़ों पे था और एक दिन मैंने इसका तज़किरा आपसे पहले भी किया था। एक दिन रेडियो पे एक नग़मा बज रहा था और हम्म उसमें सलमा का ज़िक्र था हम्म और फिर उस सलमा के पीछे गूंजती आवाज़ को मैं लंदन में मिला और फिर तब हम्म से अब तक मेरा और आपका ये मोहब्बत का रिश्ता जारी है। ये जी फ़रमाइए कि दीदार सिंह परदेसी की कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ? ये जो पहले तो ये आपने जो सलमा की बात की ना, सलमा का मुझे इतनी खुशी हुई। ये बात है 1964 की, जब मैंने इसको रिलीज़ किया था ईपी के ऊपर उन दिनों में। और वो 2 ईपी मैंने बनाए थे उस वक़्त। एक सलमा का था और एक था दूसरे पंजाबी का था। तो वो दोनों ही ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर मैंने भेज दिए, जहाँ इंडियन हाई कमीशन ने। और वो आवाज़ जो उन दिनों में हम रेडियो, ये बहुत देर की बात, 64 में कोई ज़्यादा नहीं होते थे कि टेलीविज़न भी नहीं था हमारे पास, उन दिन रेडियो होते थे। और उधर सलमा बज रही थी अपने इंडिया के ऑल इंडिया रेडियो पर। तो मेरी खुशी की अंत नहीं रही। मैंने कहा कि भाई ऑल इंडिया रेडियो, सारी दुनिया में मेरी सलमा का ज़िक्र हो रहा है। सही। तो बाकी मेरी ज़िंदगी का मेरी पैदाइश से हम शुरू करते हैं। हुँ, मेरी पैदाइश अंग्रेज़ों के समय की है। यानी जब उनका राज था, तो मैं 10 साल का था जब जब ये पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और इंडिया जुदा हुए जो। तो उन दिनों में जो उससे पहले की जो बातें हैं, वो तो मुझे यानी इतनी उनकी याद मुझे कभी भूलती नहीं कि आपस में इतना प्यार था। मुसलमान और हिंदू, सिख सारे इतनी मोहब्बत से रहते थे, कोई जानता नहीं था एक-दूसरे से, कोई दुश्मनी की तो कोई बात नहीं थी। गाँव में इतने घुल-मिल कर सारे हम रह रहे थे। और उन दिनों फिर वो भी अब मुझे याद है जब यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू, बचपन के वो गाँव में रहते हो, जो रात को ऊपर से जहाज़ गुज़रते थे कि भई बत्तियाँ बुझा दो, सब कुछ जो जो भी है, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। सारे गाँव में बत्तियाँ बुझ जाती थी। हुँ, और वो भी समा ज़िंदगी का मैंने देखा, पार्टीशन देखा। फिर आदमी 47 10 साल का था मैं उस वक़्त। और वो जो कत्लो-गारत उन दिन की देखी है, वो मेरी ज़िंदगी में कभी मैं उसको भूलता नहीं। दिल बड़ा उदास हो जाता है कि ऐसा समा वापस परमात्मा कभी कभी ना लाए। हुँ, और
बाकी उन दिनों में गाँव में हमारा जो मदरसा था, मदरसे में सिर्फ़ उर्दू पढ़ाई जाती थी उन दिनों में। तो मैं उर्दू ज़ुबान जो है मैंने अपने मुंशी 2 मुंशी होते थे, एक बड़ा मुंशी, एक छोटा मुंशी। तो उनसे मैंने उर्दू ज़ुबान 4 साल उनसे पढ़ी है और अभी भी मैं उर्दू में लिखता हूँ। उर्दू पोएट्री से मेरी बहुत, बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छी लगती है। उसके बगैर मैं उर्दू नहीं पढ़ी होती तो मैं पता नहीं क्या-क्या मैं ज़िंदगी में मिस कर जाता इसमें। सो उर्दू से मुझे बहुत उन्स है, बहुत मोहब्बत है। अच्छा, आप उसके बाद फिर अफ्रीका चले गए। वो अफ्रीका जाने की किस तरह आपकी फिर वो अ, रास्ता किस तरह खुला? अफ्रीका मेरे पिताजी पहले गए 1942 में। देखो वो भी कितने बचपन मेरा बहुत मुसीबतों में गुज़रा अनवार जी। वो ऐसा हुआ कि मेरी आई लॉस्ट माय मदर। वो हमें मशवरा दे गईं। उनकी फौत हो गए जब मैं सिर्फ़ 2 ढाई साल का था और बचपन बहुत ही मुसीबतों में गुज़रा। तो मेरे पिताजी फिर रोज़ी की तलाश में उनको जाना पड़ा। तो वो 1942 में जबकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और वो अफ्रीका की तरफ रवाना हुए। तो पहला जहाज़ उनका मिस हो गया। वो अच्छा हुआ मिस हो गया, पर वो जहाज़ जो था ना पानी का जहाज़, उन दिनों में पानी के जहाज़ों में जाया करते थे हम। उन्होंने फिर वो जो पहला जहाज़ था ना वो बिल्कुल उन्होंने जर्मनों ने डुबो दिया और फिर भी वो अगले जहाज़ में फिर वो चले गए। ये नहीं कि वो डर गए कि भई कहीं ये भी ना डुबो दें इस जहाज़ को भी। लेकिन वो 42 में केन्या चले गए, तो उन्होंने हमें, मेरे भाई को पहले बुला लिया और फिर मुझे वहाँ पर गया। मैं कोई 13-14 साल की उम्र में मैंने पंजाब को छोड़ दिया और बाकी की सारी उम्र मेरी वहाँ गुज़री अपने नैरोबी में। नैरोबी, केन्या मेरी ज़िंदगी का बहुत सा अच्छा हिस्सा जो गुज़रा है, मैं केन्या को कभी नहीं भूल सकता। और वहाँ पर जाकर मैंने मेरी एजुकेशन पूरी की और उर्दू साथ में पढ़ता रहा मैं। उर्दू का फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला 1956 में जब मैंने कैम्ब्रिज स्कूल कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट मैंने पास किया। तो उस वक़्त मुझे फर्स्ट प्राइज़ उर्दू का उस वक़्त मिला और बाद में मैं टीचर ट्रेनिंग शुरू कर दी वहाँ पर। टीचर बन गया और मैंने वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। फ्रॉम 1960 से लेकर 75 तक मैं टीचिंग जॉब वहाँ पर की है। सही। अच्छा, आप फिर ये गायकी की तरफ कैसे आए? गायकी मेरी बचपन से गाँव से ही। मैं तो जब मैं वो पहले वो मवेशियों को लेकर ज़्यादा मैंने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ जाना ਉੱਥੇ खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कुएँ होते थे और कुएँ के नीचे उतर कर मैं गाता रहा आवाज़ अपनी जो है ना, तो वो उसमें एको आती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। 9 साल की 5 साल की उम्र से मैं गाता रहा हूँ। पुराने वो शादियों में बाजे वाले आया करते थे, उनके वो धुनें बजाया करते थे, ये फ़िल्मी धुनें। तो वो मैं हर एक धुन को बड़े प्यार से मैं उनको गाने की कोशिश करता था। और बाद में यहाँ नैरोबी में आकर तो मुझे रेडियो मिल गया और फिर मैं शुरू कर दिया अपने केबल एंड वायरलेस हुआ करता था उन दिनों में। तो वहाँ पर 2 ही होते थे अपने अनाउंसर, मूसा अयूब जी और त्रिलोक सोनी। तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में शुरू कर दिया हिस्सा लेना। तो वहाँ समझ लो वहाँ से मेरी जो रेडियो के ऊपर मेरी जो आवाज़ है वो लोगों को 1952 से लेकर फिर 75 तक वहाँ केन्या में
जाती रही और बाद में अभी तक यहाँ पर भी लोग मुझे सुन रहे हैं। अबाउट 68 ये 70 साल हो गए मेरी आवाज़ लोगों को सुनते हुए। और आपकी आवाज़ अभी अभी भी बहुत जवान है और बहुत तरोताज़ा है। ये नहीं बताइए जवान कि फिर आप इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ गए, वो कैसे सफ़र उस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? हाँ, फ़िल्म इंडस्ट्री का ऐसा हुआ कि मेरा क्लास फ़ेलो था कुलजीत पाल। और कुलजीत पाल ने मुझे सुना हुआ था स्कूल में, जब स्कूल में मैंने म्यूज़िकल एंड ड्रामेटिक सोसाइटी भी शुरू की थी अपने स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, और बहुत वो कामयाब हुई। तो वहाँ पर हम ऐसा गाते रहते थे, तो लोगों को सारों को पता था मेरी आवाज़ का भी। तो उसको याद रहा, वो फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में चला गया था, उसके बड़े भाई वहाँ पर थे। उनकी बड़ी अच्छी-अच्छी फ़िल्में, जो बहू बेटी, अमानत फ़िल्म, और फिर ये अर्थ फ़िल्म जो है वो शबाना आज़मी की, वो भी इसने बनाई थी, कुलजीत ने। और फिर इसका मुझे यानी वहाँ से मैसेज आया कि तुम, वो बोलता है, उसकी चिट्ठी आई मुझे, उसने कहा कि पीपल आर कैंसराइज्ड बट आई एम दीदाराइज्ड। तेरी आवाज़ से मुझे इतना इतना प्यार है कि मैं चाहता हूँ तुझे बॉम्बे ले जाने के लिए। तो उन्होंने वो मुझे, उस वक़्त मैं टीचिंग जॉब में था और मेरा परमानेंट जॉब था। मेरी शादी हो चुकी थी उस वक़्त और 2 बेटियाँ थी मेरी। मैं कभी फ़र्ज़ करो, कभी मैं छड़ा-छड़ाहट होता तो शायद मैं वहाँ ठहर जाता, लेकिन 15 दिन के लिए मैं छुट्टी लेकर मैं गया बॉम्बे में, और वहाँ मैं जाकर 3-4 फ़िल्मों के गीत गाए। मुझे और रेखा जो देखो कितनी कामयाब एक्ट्रेस हुई है, और है, अभी तक भी है वो। लेकिन वो ठहर गई, लेकिन मैं वहाँ नहीं ठहरा। लेकिन उसकी सबसे पहली फ़िल्म जिसमें उसने काम किया, वो रिलीज़ बाद में हुई। पहले उसका नाम था अनजाना सफ़र, और फिर बाद में उसका नाम बदलना पड़ा इनको, क्योंकि वो कुछ सेंसर बोर्ड का कुछ हो गया था, चक्कर हो गया था। उसको फिर इन्होंने उसका नाम रखा दोषकारी। दोषकारी फिर रिलीज़ हुई, लेकिन सबसे पहली फ़िल्म रेखा की वो है दोषकारी जो है, जिसमें उसने कभी आप देखो, जो इधर विश्वजीत गाते हैं और मेरी आवाज़ है ज़िंदगी हमसे मत कर दिल लगी, हुस्न की महफ़िल में हम तो बन गए हैं अजनबी। ये राही मासूम रिज़ा के बोल थे और चित्रगुप्त जी का म्यूज़िक था, और 100 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने ये गीत पेश किया। और ये है कि मेरे दिल की तमन्ना थी अनवर जी के, जहाँ पर रफ़ी साहब और लता जी खड़े होकर गाते हैं, वहाँ पर कभी मेरी भी किस्मत में होगा कि मैं वहाँ, लेकिन वो मेरी तमन्ना मेरे यार ने, कुलजीत ने, जो कि मेरा क्लास फ़ेलो रहा नैरोबी में, उसने ये तमन्ना मेरी पूरी की। और उसने बड़ा मुझे ज़ोर लगाया कि भई आप अब ना जाओ, लेकिन मेरी परमानेंट जॉब था, शादी हुई थी और बच्चे थे, मेरी बेटियाँ 2, और इसलिए मैं वो स्टेप नहीं ले सका। सही। तो ये फ़रमाइए कि अब तो ज़िंदगी को जब पीछे मुड़ के देखते हैं और ये जितना भी सफ़र गुज़रा है, जी। इसमें आपने बहुत मोहब्बतें समेटी, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, और प्यार की सरहद नहीं होती है, प्यार किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं होता है। ये बताइए कि जो आज के दौर के गायक हैं या आज के दौर के जो कलाकार हैं, क्या जी। आप देखते हैं कि हमारे जो बड़े-सगीर इंडिया, पाकिस्तान के सिंगर्स हैं, क्या वो उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे उनको सिंगर कहा जाए? क्योंकि अब हर शख्स जो थोड़ा बहुत अपनी आवाज़ के साथ खेल सकता है, वो अपने आप को गायक कहता है। खैर मैं कभी बहुत कम सुनता हूँ इनको, कि मैं पुरानी चीज़ों को सुनता हूँ। मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले आए केएल सहगल साहब, कुंदन लाल सहगल, और बाद में आए तलत महमूद साहब, और बाद में मोहम्मद रफ़ी साहब आए, और मेहदी हसन साहब। ये 4 शख्सियतें हैं जिनकी मैं बहुत यानी मैं इनका मद्दाह हूँ, इनका फ़ैन हूँ मैं, 4 आवाज़ों का। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और जितनी मेरी सिंगिंग अब तक जो हुई है, वो
मुतासिर इन 3 आवाज़ों से बहुत ज़्यादा, 3-4 आवाज़ों से, क्योंकि इन चारों आवाज़ों को ही मैंने गाने की कोशिश की है। और जब मैं बॉम्बे भी गया था अनवर जी, उन्होंने कहा कि दिस इज़ ए मिश्रण, मिक्सचर ऑफ 3 वॉइसेस। उन्होंने कहा कि सैगल और तल्त महमूद और रफ़ी साहब की आवाज़, तीनों आवाज़ों का ये मिश्रण है, मिक्सचर है इनकी आवाज़। तो उस वक़्त मैंने कुछ आवाज़ को लमकाने की भी कोशिश की जब मैं गा रहा था। तो चित्रगुप्त जी आए, बोलते दीदार जी ये ऐसा ना करो, आप रफ़ी साहब की कॉपी नहीं करने की कोशिश करो, आप अपनी जो है ना अपनी आवाज़ जो है ना जैसे आप गाते हो, क्योंकि यानी जो भी है मेरी आवाज़ का जो रफ़ी साहब तो कोई बन ही नहीं सकता। रफ़ी साहब थे। और ये है कि ये नहीं कि कोई इंसान मैं रफ़ी बन सकता हूँ, लेकिन मुझे ये शर्फ हासिल हुआ जब वो रफ़ी साहब आए। तो उनकी एक चीज़ मैंने, उनके रिसेप्शन थी काउंटी हॉल में, जब वो आए वहाँ पर 14वीं के चाँद की रिलीज़ पर आए, और वहाँ पर आकर उन्हें जब बैठे थे तो बहुत क्राउड था वहाँ पर। तो मुझे भी एक गीत वहाँ पेश करना था। तो मैं यानी इनके पास गया पहले कि मैंने कहा जी मैं आपका एक गीत गा सकता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ। तो वो कहते आप ज़रूर गाइए। तो फिर मैंने वो चीज़ पेश की, 14वीं का चाँद हो, इनके मशहूर जो गीत है। तो ये रफ़ी साहब गीत ख़त्म होने पर वो बेतहाशा भागे स्टेज पर आकर, उन्होंने मुझे गलवकड़ी में लिया और मेरे बहुत कुटके जफ़ी में नपाई। और फिर उन्होंने उनकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट बोलते थे, गाते देखो कैसे थे, और आवाज़ जब बात करते थे तो बहुत सॉफ्टली। और फिर उन्होंने मुझे ऐसा जब जफ़ी में लिया हुआ था, बोलते खुदा ने आपको बहुत अच्छी आवाज़ दी है, आप यहाँ के रफ़ी हैं। और उस देर से मुझे ईस्ट अफ्रीका के रफ़ी कहना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन ये है कि रफ़ी तो कोई बन नहीं सकता। मोहम्मद रफ़ी साहब थे, वापस कभी रफ़ी पैदा नहीं होगा। वो रफ़ी का नाम सदा जिंदा, मेरा आइकॉन रहा है रफ़ी साहब। और उनके गीत गा कर मेरी आवाज़ को रिहर्सल मैं उनके गीतों से करता रहा हूँ। लेकिन बाद में अपनी चीज़ें पेश की मैं, जो भी लोगों ने बड़ी पसंद की। लेकिन ये है कि उनको महसूस होता है कि मेरी आवाज़ में रफ़ी साहब का अंश है, लेकिन मुझे नहीं महसूस होता। कि मैं कहता हूँ कि मेरी आवाज़ मेरी अपनी आवाज़ यानी महसूस होती है मुझे। सही। अगर पीछे मुड़ के देखें, ये जो ज़िंदगी का सारा सफ़र तय हुआ, जी। क्या महसूस करते हैं कि इस ज़िंदगी से क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी। मैं तो एक शेर कभी याद आता है मुझे, ज़िंदगी है मुख्तसर और ये फसाना है तवील, एक मुद्दत चाहिए शम्सी सुनाने के लिए। मुझे देखो बातें, कभी मैं सारी ज़िंदगी करनी चाहूँ तो पता नहीं सदियाँ लग जाएंगी उसको, मुझे कितना समय चाहिए। लेकिन आजकल तो ये महसूस होता है कभी-कभी कि दर्द की हद से गुजरना तो अभी बाकी है, वाह! टूट कर मेरा बिखरना तो अभी बाकी है। वाह! तो ये है कि वो दिन याद आते हैं जबकि लोगों के दिल पर मेरी आवाज़ राज करती थी। आज भी है, बहुत मुझे प्यार मिला लोगों से, क्योंकि पोइट्री जितनी अब तक मैंने गाई है वो यानी अच्छी से अच्छी पोइट्री। ये मेरी कमज़ोरी है कि मुझे शायरी से बहुत प्यार है, अच्छे शायरों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। जैसे उर्दू में आप देखा होगा कि मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल साहब, अख्तर शिरानी की सलमा, जिगर मुरादाबादी और मजाज लखनवी को गाया मैंने, साहिल उद्यानवी को, शकीर बदायूनी साहब और अच्छे शोरा को मैंने उनकी शायरी को पसंद करके मैं गाता रहा हूँ, महफिलों में भी और रिकॉर्डिंग भी की है। और एक इन दिनों में तो कुछ याद ऐसा आता है कि आपको पता है शकील बदायूनी साहब जब फौत हुए हैं
तो रात को बैठे-बैठे वो लिख रहे थे कुछ, तो उनके टेबल से सुबह जब वो फौत हो गए तो उनके टेबल पर से ये एक शेर मिला, और वो शेर था, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आजकल मेरी भी ज़िंदगी में वही महसूस होता है मुझे कि कहकशां दूर जाके रख दी है, हाँ, कहकशां दूर जाके रख दी है, खाक नज़दीक ला के रख दी है, वाह! काम तो मुझको दे दिए हैं बहुत, हुँ, उम्र लेकिन घटा के रख दी है, हटा के रखती है। मैंने दीदार यार की खातिर हुँ, ज़िंदगी कुछ बचा के रख दी है। क्या बात है। दीदार यार यानी खुदा का दीदार के लिए हम जिंदा हैं। ये है अभी तो जिंदगी का जो है ना, ये देखो कोरोना का जो शुरू हो गया काम, अभी तो एक जेल हो गई है घर में बैठे बैठे भी, क्या करें, दिल बड़ा उदास हो जाता है कभी कभी इसे। हुँ। तो दीदार जी, आपका चूँकि वक़्त महदूद है, मैंने आपसे आपकी कहानी सुननी थी और यकीन मानिए कि आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ये फ़रमाइएगा कि अगर मैं चूँकि अपने हर मेहमान से ये एक सवाल पूछता हूँ, जी, अगर आपको मौका मिले कि तारीख़ में पीछे जा सकें और अगर कुछ बदल सकें, तो क्या बदलना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में? मैं बदलना चाहूँगा कि जो पुराना म्यूज़िक जो था ना, अगर ये आजकल के बच्चे जो हैं ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा गाने की जो कोशिश करें, पुरानी धुनों को सुनें, जो इतने अच्छे-अच्छे कंपोज़िशंस हमारे अच्छे-अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टरों ने बनाई हैं। और मैं तो कहता हूँ गाने वाले भी खुशकिस्मत थे कि उनको मिल गई जो बनाई हुई तर्ज़ें, उसके साथ साज़िंदे बजा रहे हैं, असली साज़िंदे जो है। 100 पीस ऑर्केस्ट्रा जो है वो ये है कि असली साज़ बज रहे हैं। आजकल का जो म्यूज़िक निकलता है वो उसमें उसकी रूह नहीं है उसमें। असली रूह जो है ना वो मिसिंग है। मैं चाहता हूँ कि ये वापस वहाँ जाएँ और म्यूज़िक को अच्छी तरह से गाएँ जो कि सदाबहार हो जाए। जो गीत जो है ना, ये तो क्या आज गाते हैं, कल गाते हैं, 2 दिन रहता, दूसरे तीसरे दिन कोई पूछता नहीं कि किधर गया वो गाना इनका। ये है कि अभी तक कुछ गीत हैं जो पुराने जो जितने हैं, आप उसका एक लफ्ज़ आप बोलो तो सारा गीत एकदम याद आ जाता है, सारी तर्ज उसकी याद आ जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वापस उसी ज़िंदगी में हम जाएँ और यानी कोई अपनी सकाफ़त उसको वापस लेकर आएँ, जो कि पुराने समय की जो दिल को छूता था म्यूज़िक, वो म्यूज़िक वापस आए, ना कि आजकल का धूम-धड़का जो चल रहा है। सही। दीदार जी, ये बहुत प्यारी और मीठी यादें थी आपकी ज़िंदगी की जो हमने आज दोबारा आपकी ज़ुबानी कैप्चर की, और मेरा मकसद ही यही था कि आपसे आपकी कुछ यादों को, आपकी यादों की पिटारी को खोला जाए और देखा जाए कि एक और बात मैं भूल गया अनवर जी, जब उस्ताद अली अकबर खान साहब वहाँ आए ना ईस्ट अफ्रीका में, तो उन्होंने मुझसे हीर वारिस शाह सुनी, तो उन्होंने अपने जो डायमंड रिंग मेरे हाथ में यानी डाल दी, मेरी जो कि अब तक की मेरी उंगल पर सजी हुई है, और फिर उन्होंने कहा कि आप फिर गाओ, और दोबारा मैंने गाई तो उन्होंने अपने सोने के बटन बड़े भारी थे वो उतार कर दे दिए। तो फिर तीसरी बार फिर कहा कि फिर गाओ, और तीसरी बार बोलते कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा जी आपकी आशीर्वाद ही बहुत बड़ी। मैंने उनके पाँव पकड़ लिए, उनको मैंने बटन तो वापस कर रहा था, ये मुंदरी भी वापस कर रहा था, लेकिन बटन वापस कर दिए उनको, लेकिन मुंदरी उन्होंने वापस नहीं ली मुझसे, वो अभी तक मेरे हाथ में है। वो इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे जो इतने बड़े म्यूजिक पर्सनालिटी का मुझे मिला। उस्ताद अली अकबर खान, जिनके बाप अलाउद्दीन खान ये रविशंकर साहब के भी उस्ताद थे, और रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खान सरोद प्लेयर पर और रविशंकर सितार पर ये जुगलबंदी किया करते थे, और इतने बड़े म्यूजिशियन का मुझे जो आशीर्वाद मिला और रफ़ी साहब की आशीर्वाद मुझे मिली, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल जनाब, और आपकी इन्हीं यादों को हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचा सकें। अख्तर शेरानी की वो नज़्म जिसकी वजह से मेरा और आपका राब्ता हुआ, आज हाँ भी जी। बल्कि आपके हाथ का ऑटोग्राफ्ड वो सीडी कवर भी मेरे पास मौजूद है जो आपने मुझे दिया था, जी, और जी। मेरे बहुत करीब है वो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपसे बात होगी। आप अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखिएगा, और बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। जाने से पहले अगर आप हीर वारिस शाह के ही कोई 2 बोल हमें सुना दें। नहीं, मैं अभी इतने गाने के मूड में नहीं हूँ। मुझसे वो जो मीनकारियाँ नहीं निकल सकेंगी जो कि थी। एक तो आजकल का जो मौसम है ना, ये कोरोना इसकी वजह से मैं बिल्कुल वो तो है कि गाता रहा हूँ हीर। पहले मैं 4 साल हीर वारिस शाह गाई है वहाँ पर। मुझे लोग रेडियो पर मेरी आवाज़ जब आती थी कि दीदार सिंह हीर गाएँगे, और हीर गोत भी है यानी, लेकिन वो लोग समझे खरे इसका गोत हीर है, उनको किसी को पता नहीं था हीर दीदार सिंह हीर गाएंगे। सो हीर की थे कि डोली चढ़दिया मारिया हीर चिखा ते मैनू ले चले बाबुला ले चले वे मैनू रख ले बाबुला हीर आखे हाँ ते डोली कत कहार ने ले चले वे। देखें ना, ये बात है 1958 की। 1958 में मैंने उनके सामने ये हीर गाती और गाता रहा मैं उससे पहले भी। लेकिन आजकल तो उम्र मेरी आप देखो 83 हो गया मैं। और आपकी आवाज़ अभी भी बहुत तरोताज़ा है। 83 है अभी भी। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें अभी तक की भी मैं कुछ न कुछ मैं जो मेरा दिल चाहे मैं गा सकता हूँ। और बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू अनवार वेरी जी, आपका बहुत-बहुत, आपने मुझे फिर अंधेरों में से कहीं ढूँढकर फिर मुझे यानी सन्मुख किया आपने मेरे सारे चाहने वालों के साथ, और मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह मियाँ खुदा आपको बहुत लंबी उम्र और सुख भरी ज़िंदगी अता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसे और आपने हीर सुनी, और हीर सुन के बहुत अच्छा लगा। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, आपकी कहानी भी सुनना चाहेंगे। स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे राब्ता कीजिए अपने फीडबैक के साथ, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक और मेहमान के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसका इश्तराक अपने साथियों तक कीजिए ताकि ये पैगाम बहुत से लोगों तक मुफ़्त पहुँच सके। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।